तो बच्चों 13 फरवरी वो दिन जिस दिन से हर एक बच्चा डर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा 13 फरवरी को आपके इकोनॉमिक्स का पेपर है और इस पेपर से हर एक बच्चे को डर लगता है। इकोनॉमिक्स में बच्चों 11 चैप्टर हैं। इन्हीं 11 चैप्टर में से मैं आपके लिए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आर्ट और कॉमर्स के बच्चों के लिए कि अगर आप ये 50 प्रश्न कर लेते हैं तो आपके 80% मार्क्स पक्के हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है, तो अब हमें हार्ड वर्क नहीं, अब हमें बच्चों स्मार्ट वर्क करना है और ऐसे पढ़ना है कि हमारे जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे आ जाए। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा जहां पर हम आपकी तैयारी पक्की करवाते हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर इकोनॉमिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, तो बेटा मैं लेकर आया हूं 50 ऐसे प्रश्न जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर जरूर आएंगे और इसके साथ साथ बेटा 60 से 70 मार्क्स आपके बेटा आने तय हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अब 13 फरवरी को आपका एग्जाम है और आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो हमें उसी तरीके से हार्ड वर्क नहीं करना, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क, ताकि हम अपने पूरे सिलेबस को भी कवर कर पाएं और एक अच्छा स्कोर कर पाएं हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बेटा इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे वो 50 प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, देखिए बेटा, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डिस्कस। तो यहां से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर हम देखें तो एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है और उसके बारे में बताइए। यानी कि चयन की समस्या ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, विवेचना कीजिए। क्या जो चयन की समस्या है वही अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है, इसके बारे में बताना है। इसके साथ साथ अगर दूसरे प्रश्न की तरफ चले तो यहां पर क्या बोला है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि तथा समष्टि के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत ज्यादा हमें पेपरों में देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स कनकेव शेप। तो उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पूछा जा रहा है और यह पूछ रहा है कि यह नतोदर होने के पीछे क्या वजह है, तो इसके बारे में भी लिख देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, व्हाट इज मींट बाय एन इकोनॉमिक एजेंट। एक इकोनॉमिक एजेंट यानी कि एक आर्थिक एजेंट कौन है। इसके साथ साथ यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट इज मींट बाय पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी सकारात्मक और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से क्या तात्पर्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट आर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। इसके साथ साथ मार्केट इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर सिर्फ केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में लिख दीजिएगा, अगर सिर्फ बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में लिख दीजिएगा, अगर दोनों के बीच में अंतर पूछा जाता है तो यहां पर आपको उसको लिखना ही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राइट द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स इट्स एक्सेप्शंस। तो क्या पूछा है, मांग का नियम बताइए और इसके अपवाद। कई बार सिर्फ इसके अपवाद पूछे जाते हैं और कई बार मांग का जो नियम है इसको पूछा जाता है। तो जब अगर 2 नंबर में मांग का नियम पूछा जा रहा है तो सिर्फ वहां पर मांग का नियम बता दीजिए और अगर अपवाद पूछा जाता है तो उसके अपवाद भी लिख दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच क्या होती है उसको परिभाषित करना है। इसके साथ साथ राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो किसकी मांग को लोच को प्रभावित करते हैं, यहां पर आपको वो लिखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता क्या है। इसके साथ साथ यहां पर पूछा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में अंतर, या फिर ऐसा हो सकता है एग्जाम में आपको कुल उपयोगिता अलग से पूछा जाए, यानी कि टोटल उपयोगिता को अलग से पूछ लिया जाए और सीमांत उपयोगिता को अलग से पूछ लिया जाए, तो आपको उस प्रकार से लिख देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन व्हाई इट अप्लाइज। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ये क्या है और इसके लागू होने के कारण क्या है, तो यहां पर इसको आपको लिखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन से आप क्या समझते हैं। इसके साथ साथ यहां पर पूछा जा रहा है राइट द रीजन फॉर चेंज इन द बजट लाइन, यानी कि जो बदलाव होता है, जो शिफ्ट होता है बजट लाइन में या जो रोटेशन होता है बजट लाइन में,
उसको यहां पर आपको बताना है। हो सकता है सिर्फ आपसे बजट रेखा के बारे में पूछा जाए, या फिर हो सकता है अलग से आपको बजट रेखा में जो परिवर्तन होते हैं उसकी वजहों को पूछा जाए। तो अगर दोनों चीजें एक साथ पूछी जाती हैं तो उसको आपको लिख देना है, और अगर अलग अलग 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है तो इनको अलग अलग आपको मेंशन करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है किससे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10 से घटकर 8 हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जो मांग है वो 80 रुपए से बढ़कर कितनी हो जाती है, 100 रुपए हो जाती है। तो यहां पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है, और इस टॉपिक से भी कई बार हमें प्रश्न देखने को मिलता है बोर्ड में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि अनधिमान वक्र क्या है, इसी का बेटा एक दूसरा नाम भी है तटस्थता वक्र, ठीक है। और इसमें पूछा है इसका वक्र मूल बिंदु के सापेक्ष उत्तल होने का कारण क्या है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, बताना है, और साथ साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बता देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या पूछा है, सपोज ए कंज्यूमर स्पेंड 150 एंड 250 रुपीज ऑन 2 आर्टिकल्स। 2 वस्तुओं पर एक कंज्यूमर 150 और 250 रुपए खरीदता है, और वस्तु की जो कीमत है वो 5 और 10 रुपए है। तो ये बताना है कि कितनी वस्तुएं वो उपभोग कर रहा है, यानी कि कितने पीसेस वो कंज्यूम कर रहा है, और इसके साथ साथ में उसकी जो इनकम है वो क्या है। ऐसे प्रश्न भी हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एक दिष्ट अधिमान क्या है। तो ये भी बेटा हमारा इनडिफरेंस कर्व से रिलेटेड ही टॉपिक है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि पेपरों में ये भी पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या है, ये पूछा जा रहा है। और इसके साथ साथ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, यानी उत्पादन फलन क्या है ये पूछा जा रहा है। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दीर्घकाल, यानी दीर्घकाल और अल्पकाल, इन दोनों में जो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या फर्क होता है इसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। इसको भी आपको लिख देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एक्सप्लेन इट्स स्टेजेस। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, और इसके साथ साथ में यानी घटते प्रतिफल का नियम क्या है, और इसकी अवस्थाएं लिखनी है। इसकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। उन 3 अवस्थाओं को अगर अलग अलग पूछा गया है तो अलग अलग लिख देना है, या फिर अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के साथ पूछा गया है तो उनको उसके साथ लिख देना है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए उत्पादन फलन से ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जिसमें आपको उत्पादन का फलन दिया होता है और वहां पर आपको कुछ वैल्यूज दी होती है, यानी कि श्रम और पूंजी यानी लेबर, और जो कैपिटल है उसके बारे में बताया गया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई टोटल आउटपुट क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बेटा इसको कैलकुलेट कर देना है। आगे चलते हैं। और ऐसे प्रश्न आपको पेपरों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और पिछले कुछ सालों में तो हर साल एक ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ए फर्म शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, द फर्म्स टोटल फिक्स कॉस्ट इज 100, फाइंड। क्या करना है फाइंड बेटा, टीबीसी, टीसी, एवीसी और एसी, यानी कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत, औसत परिवर्ती लागत और औसत लागत को पता करना है। तो इसका टेबल कहां है बेटा, ये देखिए दिया हुआ है, क्वांटिटी दी है और सीमांत लागत दिया हुआ है। इसी की मदद से आपको वो सारी लागतें निकालनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लागत वक्र की जो आकृति है वो यू क्यों होती है, यानी जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो हमेशा यू शेप के क्यों होते हैं। तो इसको भी आपको बता देना है, और इसमें आपको डायग्राम भी जरूर बनाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट एनी 4 ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या है और इसकी जो 4 विशेषताएं हैं, ठीक है, वो लिखनी है आपको। यहां पर कई बार 4 विशेषताएं ही पूछी जाती हैं, या कई बार पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार पूछा जाता है। तो अगर इसमें इनको अलग अलग भी पूछा जा रहा है तो भी आपको क्या करना है, उसको उसी तरीके से जवाब देना है। तो फिर यहां पर सिर्फ परिभाषा लिखनी है और यहां पर विशेषताएं लिखनी है उनकी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट्स इट्स कंडीशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी लाभ अधिकतमीकरण क्या है, और इसकी जो तीनों कंडीशंस हैं उसको आपको बताना है। कई बार किसी एक ही शर्तों को पूछा जाता है, किसी एक शर्त को पूछ लिया जाता है, दूसरी 2 शर्तों को पूछ लिया जाता है, लेकिन जब आपको पूरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए तो पहले आपको लाभ अधिकतमीकरण की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद बेटा इसकी शर्तों को लिख देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम
ऑफ ए फर्म इन द लॉन्ग रन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बेटा किसकी मदद से, डायग्राम की मदद से, चित्र की मदद से दीर्घ काल में जो फर्म का संतुलन है उसको ज्ञात करना है और इसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज मींट बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहां से भी प्रश्न आता है। जिस प्रकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से जो पूर्ति है उसकी लोच से भी प्रश्न आता है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, एक्सप्लेन द विद एग्जांपल। यानी निम्नतम निर्धारित कीमत और उच्चतम निर्धारित कीमत, इसी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस को बेटा हम क्या कहते हैं, प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर इसको हम प्राइस फ्लोर भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को आपको समझाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउ इज द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो किस प्रकार, अगर एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है जो कि पूरी तरीके से काल्पनिक है, वहां पर जो संतुलन कीमत है वो किस प्रकार निर्धारित होती है, ये यहां पर पूछा गया है। तो जब आपसे ऐसा पूछा जाए तो इसके डायग्राम के साथ आपको इसका उत्तर लिख देना है। इसके साथ साथ बेटा अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर भी जिस तरीके से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्रश्न किया था उसी तरीके से यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति की जो लोच है वहां से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके आने के भी चांसेस हैं, इसलिए आपको इसको जरूर करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग इनकम। यहां से बेटा हो सकता है कि आपको अलग अलग, चाहे वो व्यय विधि है, चाहे वो आय विधि है, चाहे वो मूल्य संवर्धन विधि है, हो सकता है तीनों विधियों से अलग अलग प्रश्न पूछे। तो जब तीनों विधियों से अलग प्रश्न पूछेगा तो उनको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। नहीं तो बेटा अगर आपको एक साथ पूछता है तो वहां पर आपको एक डिफरेंस टेबल क्रिएट करके वहां पर डिफरेंस के साथ उसको बता देना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा और आय मापने की तीनों विधियों को समझाइए, ये आपको वहां पर बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल थ्योरी एंड कीनेशियन थ्योरी। तो यहां से भी बेटा बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार कीनेशियन थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी के बीच का डिफरेंस भी पूछा गया है, तो इसको भी आपको उसी तरीके से याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड राइट द प्रिकॉशन ऑफ इट्स मेथड। तो भाई राष्ट्रीय आय की जो हम गणना करते हैं उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी राष्ट्रीय आय से पता तो चलता है कि भाई किसी देश की आय क्या है, लेकिन कल्याण का पता नहीं चलता, तो ये उसकी क्या है, लिमिटेशन में आ जाती है। फिर अगर इसी की बात करें उसके प्रिकॉशंस कि भाई डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए, ये सब क्या है, इसके प्रिकॉशंस हैं। तो इस प्रश्न को भी आपको करके जाना है। हो सकता है ये पूरा प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाए, या हो सकता है बच्चों कि इसके अंदर से क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जाए। तो दोनों स्थितियों में आप उत्तर देने के लिए बिल्कुल क्या होंगे, रेडी होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाई इज इट सेड दैट नेशनल इनकम इज नॉट ए गुड मेजर ऑफ वेलफेयर। अभी अभी मैंने बताया आपको ये क्या है, उसकी लिमिटेशन का ही भाग है, लेकिन यहां पर कई बार इसको अलग तौर पर पूछा जाता है, अलग से एक प्रश्न के तौर पर पूछ लिया जाता है कि जो नेशनल इनकम है उसको वेलफेयर के तौर पर क्यों नहीं देखा जाता, यानी कि राष्ट्रीय आय को कल्याण का एक अच्छा मापक क्यों नहीं माना जाता। तो इस प्रश्न को भी आपको देखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीडीपी और जीएनपी के बीच में अंतर, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी कई बार पूछा गया है आपसे पेपरों में। अगला प्रश्न अगर देखें बच्चों तो यहां से क्या बोला है, यहां बोल रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो चाहे फाइनल गुड हो, चाहे इंटरमीडिएट गुड हो, चाहे वो कैपिटल यानी पूंजीगत वस्तु हो, चाहे अगर बात करें कंज्यूमर यानी उपभोक्ता वस्तु हो, चाहे अगर हम बात करें इसके साथ साथ बेटा पूरक वस्तु हो, यानी अगर मैं बोलूं चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड हो, स्थानापन्न वस्तु हो, इन सभी के डिफरेंसेस पेपरों में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इन वस्तुओं के बीच में डिफरेंस तो बेटा याद करके जाना ही जाना है। ठीक है, या फिर यहीं से अगर मैं बोलूं अंतिम वस्तुओं के साथ साथ अंतिम वस्तुओं का ही एक भाग होता है पूंजीगत वस्तु। ठीक है, या फिर जो कच्चा माल है, माल सूची निवेश है, जिसको हम उत्पादक वस्तु भी कहते हैं। तो कई बार इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई
जो हमारा मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर है उसमें आरबीआई क्या करता है बेटा, मुद्रास्फीति और मंदी को कंट्रोल करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके अपनाता है। तो इसी में हमें रेपो रेट हो गया, चाहे बैंक रेट हो गया, इन सभी को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है अच्छे तरीके से। और आपके अगर इसके अंदर से भी कोई प्रश्न बनता है तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हाउ डिड मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। तो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई किस प्रकार जो पैसा है उसने जो क्या बोलते हैं बार्टर सिस्टम था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी या वस्तु विनिमय पद्धति थी, उसको किस प्रकार, उसकी जो समस्याएं थी उसको किस प्रकार सॉल्व किया है। तो यहां पर भी आपको इसको कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, डिस्क्राइब द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई मुख्य रूप से, ठीक है, बैंकिंग फंक्शन कौन कौन से करता है वो हमें यहां पर बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, व्हाट इज मींट बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, चाहे वो M1 है, चाहे वो M2 है, या फिर चाहे वो जो डिमांड है कि किसी भी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ती है भुगतान के लिए, निवेश के लिए या अलग अलग चीजों के लिए, वो भी यहां पर आपको ध्यान रखना है और दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट कर देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यानी कि मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहां पर आपको बताना है कि किस तरह अगर इकोनॉमी में सभी लोग बचत करने लगते हैं तो किस प्रकार निवेशकों और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर इस प्रश्न को भी आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज डेफिसिट डिमांड, एक्सप्लेन हाउ टू करेक्ट इट। यानी कि अगर मैं बोलूं अभावी मांग क्या है, ठीक है, यानी कि अभावी मांग, और हो सकता है कई बार मांग अधिक से भी प्रश्न पूछ लिया जाए या फिर इसको अधिपूर्ति के नाम से भी जाना जाएगा। अभावी मांग को ही अगर मैं अधिपूर्ति कहूं तो बात एक ही जैसी है, ठीक है, और इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं ये भी आपको यहां पर बताने हैं। तो अगर पूछा जाता है तो पहले इसकी परिभाषा लिख देनी है, फिर इसको ठीक करने के उपाय लिख देने हैं और आपको बिल्कुल बेटा पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं क्वेश्चन जो 39 है क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो किस प्रकार अपने आय का कितना प्रतिशत क्या करता है, उपभोग करता है, और कितना बचत करता है। ये वही प्रश्न है, यहां से भी बेटा आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगर यहीं पर आपको दो चीजें और पढ़ लेनी है, जो कि बेटा औसत उपभोग प्रवृत्ति है और औसत बचत प्रवृत्ति, यानी कि एपीएस और एपीसी। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। यानी कि प्रभावपूर्ण या फिर प्रभावी मांग क्या है और इसके महत्व को आपको समझाना है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार सिर्फ प्रभावी मांग क्या है यह पूछ लिया जाता है। तो जब 2 नंबर में प्रभावी मांग पूछता है तो आपको सिर्फ इसकी परिभाषा लिखनी है, और जब 4 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको यहां पर इसके महत्व भी लिख देने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या है। तो यह भी बहुत आसान प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं बोलूं चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, यानी कि अगर मैं बोलूं पूंजीगत जो व्यय है और राजस्व व्यय है, यह दोनों सरकार के बजट का भाग हैं। तो अगर आप इनको याद रखते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो याद रखते हैं, तो अगर कभी आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको भी आप आसानी से दे पाएंगे। यानी कि अगर आप सिर्फ इतने ही टॉपिक कर लेते हैं तो आपको बेटा बहुत सारे और इसके साथ टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो अगर वहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी जो आप उत्तर दे पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। बजट के घटक से अभिप्राय क्या है, इसके प्रकारों को संक्षिप्त में लिखिए। यानी कि जो बजट का घटक है उसके क्या प्रकार हैं और इसको संक्षिप्त में आपको लिख देना है बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 200 करोड़। तो यहां पर बेटा आपको जो गुणक है उसके बारे में बताना है कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से किस प्रकार से आय भी बढ़ेगी, कितने गुना बढ़ेगी, वही आपको यहां पर बताना है के की मदद से।
फिर यहां पर बात करें डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी कि चालू खाते और पूंजीगत खाते, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष का जो चैप्टर है ये उसी का भाग है, तो यहां पर भी आपको इसको भी बता देना है। अगले प्रश्न की तरफ चले, राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। भाई कोई 3 तरीके बताइए कि किस तरीके से विनिमय दर का निर्धारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और यहां से कई बार यह भी पूछ लेता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है यानी जो व्यापार संतुलन है, क्या यह भुगतान संतुलन का भाग है या नहीं है। तो ये भी दोनों अगर आप कर लेते हैं तो इसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु, अभी मैंने आपको बताया था पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में क्या अंतर है, ये पूछा गया है। अगर अगले प्रश्न की तरफ चले बेटा, तो यहां पर पूछा है एक्सप्लेन दीज रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। तो चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो विमुद्रीकरण है यानी डीमोनेटाइजेशन है, यहां से भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल एक ना एक प्रश्न यहां से देखने को मिलता है, तो आपको इसको भी कर लेना है। और अगर बेटा जितने भी यहां पर मैंने आपको ये 50 प्रश्न बताए हैं, अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप पूरे सिलेबस को कवर करके जा रहे हैं। और इन्हीं 50 प्रश्नों में बेटा अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत लगाते हैं तो आपके एग्जाम में 60 से 70 नंबर, ये तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम इससे ज्यादा भी जा सकता है, तो कम से कम 60 से 70 नंबर आने से बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरीके से बेटा स्मार्ट वर्क करते रहिए और बेटा मिलते हैं हम अगली वीडियो में।